पे क्वेश्चन नंबर 10, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड b इज इक्वल टू 1 5 9 11 15 16 एंड f इक्वल्स टू 1 5 2 9 3 1 4 5 एंड 2 11 आर ट्रू आर द फॉलोइंग ट्रू। पहला है f इज़ अ रिलेशन फ्रॉम a टू b, सेकेंड है f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। तो यहाँ पे ये a सेट्स के ये एलिमेंट हैं, ये b सेट्स के एलिमेंट हैं ये क्वेश्चन में, और यहाँ पे ये फंक्शन है। हमको ये बताना है कि f जो है वो रिलेशन है क्या a टू b से। ये a टू b अगर ये रिलेशन है तो हमको वो जस्टिफाई करना है, और दूसरा है कि f अगर फंक्शन है a टू b उसको भी जस्टिफाई करना है। तो रिलेशन होने की क्या कंडीशन होती है? रिलेशन होने की कंडीशन होती है कि जो भी x और y की जो वैल्यू होती है वो डोमेन को होनी चाहिए। यानी अगर जो भी ये फंक्शन बन रहे हैं 1 5 2 9 3 1, इसमें x की वैल्यू जो भी है वो डोमेन को बिलोंग करनी चाहिए और y की वैल्यू रेंज को बिलोंग करनी चाहिए। इसका मतलब क्या कि कंडीशन फॉर रिलेशन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि डोमेन बिलोंग करना चाहिए ए को, यानी यहाँ की जो डोमेन है जो एक्सेस की वैल्यू वो पूरे ए को बिलोंग करनी चाहिए, एंड रेंज को बिलोंग करना चाहिए बी को, यानी यहाँ पे वाई की जो रेंज होगी वो बी को बिलोंग करनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी इसका मतलब कि एफ मेरा रिलेशन हो जाएगा। तो पहले इसका डोमेन निकालते हैं क्या हो जाएगा। तो डोमेन ऑफ एफ यानी डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन पता है ना, यहाँ पे पूरी एक्स की वैल्यू जो होगी यानी 1 2 3 4 2 लिख लिया तो कोई इसको नहीं लिखेंगे, तो ये डोमेन आ गया। रेंज देखते हैं, रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज क्या होगी 5 9 1 5 ऑलरेडी लिख दिए हैं 11। अब देखते हैं डोमेन जो है 1 2 3 4 ये क्या ए को बिलोंग करती है। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 ये बिलोंग करता है। रेंज भी देखिए यहाँ पे 5 9 1 11 है, यहाँ पे भी 5 9 1 11, एटलीस्ट ये तो बिलोंग कर रहा है ना। 15 16 भले ना, उससे कोई मतलब नहीं है। मिनिमम तो जो एलिमेंट है वो तो बिलोंग कर ही रहना, ज़रूरी नहीं इस वाले एलिमेंट से इन्होंने फंक्शन ही बनाया हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि इन वाले दो फंक्शन से इन्होंने एलिमेंट नहीं बनाया हो, केवल 1 5 9 11 से बनाया हो। तो यहाँ पे रेंज आ गया, यानी इसके अंदर आ तो रहा ना, रेंज इसका सबसेट हो सकता है। तो यहाँ पे कंडीशन फुलफिल हो गया। देयरफॉर ये क्या हो गया है, ये फंक्शन हो गया। एफ इज़ अ फंक्शन, एफ इज़ अ रिलेशन हो गया। ये फंक्शन में देख सेकेंड वाला होगा, एफ इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ये ए टू बी से। दूसरी है एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इसको देख लेते हैं। अब किसी एफ को हमको बताना है कि ये फंक्शन है क्या। फंक्शन होने के लिए कंडीशन होती है, पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि सेट ए का हर एक एलिमेंट का वन और ओनली वन इमेज होना चाहिए। यानी ये जो होते हैं ना ए और बी, जैसे अगर इसको एरो डायग्राम से समझ आए, ये ए हो जाता है, इसको बी मान लेते हैं। ए में क्या 1 2 3 4 और बी में 1 5 9 11 15 और 16। तो इसमें कहता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का हर एक एलिमेंट का वन एंड ओनली वन इमेज होना चाहिए। सेट ए के जितने भी एलिमेंट है ना इनको प्री इमेज कहते हैं, प्री इमेज। और सेट बी के हर एक एलिमेंट को इमेज कहते हैं। इसका मतलब हर एक सेट ए का एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए, मतलब इससे ये एक ही लाइन गुजरनी चाहिए, इससे एक लाइन गुजरनी चाहिए। जैसे यहाँ पे फंक्शन बन रहा है तो कैसे बन रहा है 1 5, ये इससे 1 5 से जाके कर रहा है, 2 9 ऐसे जा रहा है, 3 1 ये ऐसे जा रहा है, 4 5 ये भी ऐसे जा रहा है, 2 11 ये ऐसे जा रहा है। तो ऐसे फंक्शन बन रहा है। इसका मतलब हर एक एलिमेंट का केवल एक ही है ना इमेज है। तो ये होनी चाहिए फंक्शन, ये इसका कंडीशन होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन होना चाहिए कि एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग
जैसे ये दूसरा लेके देखते हैं एग्जांपल। ऐसा नहीं कि इसका ये भी कर ले और इसके साथ 1 3 और 1,4 भी कर ले, मतलब एक प्री इमेज के साथ दो इमेज नहीं हो सकता, एक प्री इमेज के साथ एक ही इमेज आना चाहिए। ये अगर ऐसा रहेगा तो ये कंडीशन नहीं हो पाएगा। तो इसको देख लेते पहले। अगर देखें, अगर पहला कंडीशन देखते हैं कि हर एक एलिमेंट का जो ए में होगा उसका एक ही इमेज होना चाहिए, तो वैसा अगर करके देखें, हमने अभी देखा तो देखो इसका सारा कंडीशन हो गया, क्योंकि इसमें देखिए अगर ए के एलिमेंट क्या होंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 और बी के एलिमेंट क्या 1 5 11 15 16। इसमें भले छूट जाए, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ए के जो एलिमेंट ना वो सारे के सारे हमारे फुलफ़िल होना चाहिए। तो ये हो गया यहाँ पे। दूसरा होगा कि इसका एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए। तो हम इसमें चेक करते हैं 1,5 एक ही है, 2,9 ये भी ठीक है, यानी एक ही प्री इमेज का एक ही इमेज है, इसका भी वही एक ही है 4,5 2,11। यहाँ पे ये गलत है क्योंकि यहाँ पे 2,9 यहाँ पे भी एक इमेज बना रहा है और वही 2,11, यानी यहाँ पे 2 है ना, दो इमेज बना रहा है। तो यहाँ पे ये दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कि 2 एलिमेंट हैज़ 2 इमेजेस, उसके दो इमेजेस हैं। कौन कौन सी 2 इमेजेस आर 9 एंड 11, 9 11 है। तो ये कंडीशन, ये फंक्शन नहीं होगा, देयरफॉर एफ इज़ नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि इन्होंने एक कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाए कि हर एक इमेज का हर एक प्री इमेज का एक इमेज होना चाहिए फ्रॉम ए टू बी। ये क्वेश्चन नंबर 10 ख़त्म होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11th, लेट एफ बी द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड डिफाइंड बाय एफ इक्वल्स टू ए बी और कॉमा ए प्लस बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड। इज़ एफ अ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, जस्टिफाई। यहाँ पे ये फंक्शन, ये एफ जो है वो सबसेट है जेड क्रॉस जेड का। जेड क्रॉस जेड, यहाँ पे जेड जहलीन जो कि इंटीजर होता है, यानी एफ जो है वो सबसेट है जेड क्रॉस जेड का। और एफ क्या है, वो एक ए बी, यानी ये मल्टीप्लाई है ए बी कॉमा ए प्लस बी, जहाँ पे ए बी बिलोंग करता है जेड को। तो क्या एफ फंक्शन है जेड टू जेड का? अगर है तो जस्टिफाई करिए। इसका सॉल्यूशन देखते। पहला क्या दे रखा है कि एफ जो है वो सबसेट है जेड क्रॉस जेड का, और दूसरा दे रखा है कि एफ का ये फंक्शन है, ये ए कॉमा बी है और ये है ए प्लस बी सच डैट, इस तरीके से कि ए बी मेरा बिलोंग करता है इंटीजर को। हमको बताना है कि एफ़ क्या फंक्शन है क्या जेड टू जेड से। अब यहाँ पे एफ़ जो सबसेट है जेड टू जेड का, इसका मतलब क्या है कि और ए बी भी जेड को बिलोंग करता है। अब जेड को बिलोंग करता है, इसका मतलब ए बी की वैल्यूज़ इंटीजर होगी, यानी वो माइनस, मतलब उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है इंटीजर, मतलब वो रेसिप्रोकल या फंक्शन तो किसी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होगी, इंटीजर के फॉर्म में रहेगी। और ये ए बी यहाँ पे एक्स की वैल्यू है और ए प्लस बी ये वाई की वैल्यू है, यानी ये डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम ए की वैल्यू 1 लेते हैं और बी की वैल्यू 2 लेते हैं, तो अब देखते हैं कि हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आती है। तो वो आ जाएगी ए बी कितना होगा 1 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 2, और वाई निकल के क्या आएगा ए प्लस बी इक्वल्स टू 1 प्लस 2 विच इज़ 3। अब यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू 2 आई है, वाई की वैल्यू 3 आई है। यहाँ पे मैंने इसको 1 और 2 क्यों लिया, क्योंकि 1 और 2 भी इंटीजर है मेरा, और जब x की वैल्यू ए बी है, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मेरा 2 आया और इन दोनों को प्लस करने पे भी 3 आया, इन दोनों को प्लस करने पे 3 आया। इसका मतलब x की वैल्यू 2 आ रही है, y की वैल्यू 3 आ रही है, ये दोनों इंटीजर है। अब इसका दूसरा केस लेके देखते हैं कि अगर a की वैल्यू इंटीजर है तो इसका माइनस में एक बार चेक करते हैं कि अगर a की वैल्यू -1 लेते हैं और b की वैल्यू -2 लेते हैं, तब इसका रिजल्ट क्या आता है x की वैल्यू। तब x की वैल्यू होगी ए क्रॉस बी, तो होगा -1 क्रॉस -2 विच इज़ इक्वल टू 2 एंड y इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो a की जगह क्या है -1 प्लस -2, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस विच इज़ इक्वल टू -3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने भी a की इनपुट डाला था 2, x की वैल्यू अगर हमने इनपुट 2 डाली थी तो यहाँ पे रेंज आ रहा था 3। उसी तरह वापस हमने x की वैल्यू यानी इनपुट 2 डाली तो y की वैल्यू या आउटपुट अलग आ रहा है, -3 आ रहा है। तो यहाँ पे हमको कैच करने वाली चीज़ है कि यहाँ पे अलग आ रहा है आउटपुट और यहाँ पे आउटपुट अलग आ रहा है।
इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन नहीं है। अगर ये फंक्शन होता तो यहाँ पे y की वैल्यू भी सेम आती। हमारा ये a की वैल्यू b की वैल्यू डालने का मकसद यही मतलब था कि यहाँ से हमको चेक करना था कि अगर ये दोनों इंटीजर है तो अगर ये वैल्यू डालते हैं तो y की वैल्यू ये आनी चाहिए। अगर इसका माइनस भी डालते हैं तो इन दोनों कंडीशन पे, ये जो उन्होंने कंडीशन दे रखी है a + b और a, b होना चाहिए x की वैल्यू, तो इन दोनों कंडीशन पे भी x की वैल्यू तो ये जैसे ये आई है सेम, वैसे ही a + b की वैल्यू यहाँ पे y की वैल्यू आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो -3 आ गया, तो यहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाया। तो देयरफॉर इसको हम क्या लिख देंगे कि f जो है वो फंक्शन, f इज़ नॉट अ फंक्शन, ये मेरा फंक्शन नहीं होगा फ्रॉम z to z। हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, लेट a इक्वल्स टू 9, 10, 11, 12, 13 एंड लेट f सच दैट फ्रॉम a to n be defined by f of x, f of n, the highest prime factor of n, find the range of f। हमको यहाँ पे a सेट्स के एलिमेंट्स दे रखे हैं और f का ये बता रखा है कि वो रिलेशन है a to n से, और f of n जो फंक्शन है f of n ये दे रखा है द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। अब यहाँ पे f of n ये फंक्शन की बात कर रही है और इसका रेंज बताना। पहले हम इस फंक्शन क्यों f of n जो फंक्शन है इसमें से n ये 9, 10, 11, 12, 13 है, a to n, मतलब n इक्वल्स टू जब 9 होगा तो f of n क्या होगा, और f of n है द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, यानी n इक्वल्स टू 9 है तो 9 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो वो होता है 3 × 3 के। तो इसका प्राइम फैक्टर तो दोनों ही है 3, 3, लेकिन इसमें भी हाईएस्ट क्या है 3 है, तो f of 9 इक्वल्स टू 3 होगा क्योंकि उसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर पूछा है। ये n इक्वल्स टू 9, ऐसे n इक्वल्स टू 10 यानी f of 10 लेंगे तो क्या होगा 10 का अगर उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हो जाएगा 10 इक्वल्स टू 2 × 5। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है प्राइम फैक्टर में, वो बड़ा भी होना चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए, प्राइम नंबर, तो ये 5 होगा। उसी तरीके से f of 11 का 11 × 1 होता है तो खुद एक 11 होगा। f of 12 का क्या होगा 2 × 2 × 3, तो इसमें भी बड़ा क्या है 3 है। f of 13 का भी क्या होगा 13 × 1, तो उसमें भी 13 आ जाएगा। अब ये मेरा फंक्शन निकल के आ गया है, यानी f of n इक्वल्स टू क्या है 9 है तो उसका बड़ा प्राइम फैक्टराइजेशन है 9, 3, 10 के साथ है 5, 11 के साथ है केवल 11, 12 के साथ है 3 और 13 के साथ है 13। इस फंक्शन के हमको बताना है रेंज क्या होगा, तो रेंज हमको पता है क्या होता है, वो सारी y की वैल्यू, तो 3, 5, 11, 3 एंड 13, तो इसकी रेंज आ जाएगी 3, 5, 11, 3 एंड 13। ये हमारी रेंज आ गई। ये क्वेश्चन नंबर 12 ख़त्म होता है यहाँ।